बात उन दिनों की है जब सुदर्शन जी संघ के प्रमुख थे। वे अमृतसर आए हुए थे। मैं अपने एक मित्र तपन बनर्जी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। तपन बनर्जी ऑल इंडिया रेडियो जालंधर की तरफ से इस प्रोग्राम को कवर करने गए थे। तपन जी ने उनका एक इंटरव्यू लिया। उन्होंने सुदर्शन जी से एक सवाल किया था कि बंटवारे के समय संघ के कार्यकर्ताओं ने शरणार्थियों की जो सेवा की थी वह अपने आप में एक मिसाल है, तो इसकी जानकारी देश को क्यों नहीं है। सुदर्शन जी के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। उन्होंने कहा, देखो भाई, यह पंजाब है। संघ के कार्यकर्ता भी इसी मिट्टी के थे। भाई कन्हैया जी का नाम सुना है आपने? उनकी सेवा भावना के कारण लोग आज तक उन्हें याद करते हैं। भाई कन्हैया जी ने कभी अपना प्रचार किया था कि देखो मैंने सेवा की है। संघ भी सेवा को आत्मसात करके जन सेवा का कार्य करता है। सुदर्शन जी के इन विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। मेरा उनसे पत्र व्यवहार भी होता रहा। वे मेरा मार्गदर्शन भी करते थे। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। उद्देश्य था अपने देश के प्रति गौरव बोध का, गौरवशाली परंपरा से जुड़ाव का, राष्ट्र सेवा के साथ मानव सेवा का। धीरे धीरे आरएसएस का विस्तार होता गया। तमाम विद्वान, विचारक, धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी और सेवा भावी लोग इनसे जुड़ते गए। उन्होंने देखा कि जिस सेवा भाव से वह भारत के गौरव की बात करते हैं, वैसी ही आज से 500 वर्ष पहले सिख गुरुओं ने भारत के गौरव की रक्षा की थी। उन्हीं के अमृत वचनों ने बिखरे एवं डरे हुए समाज को एकजुट किया था। भारतवासियों के भीतर साहस का संचार किया था। गुरुओं ने धर्म के प्रति आस्था ही पैदा नहीं की थी, बल्कि हर व्यक्ति को योद्धा भी बना दिया था। गुरु तेग बहादुर जी के आत्म बलिदान ने तो देश की धारा ही बदल दी थी। यह बलिदान देश की अस्मिता के लिए था। औरंगजेब में इतनी क्षमता नहीं थी कि वह इस बलिदान के दूरगामी परिणामों को समझ सके। इतिहासकार गार्डन ने सही कहा था कि गुरु तेग बहादुर जी ने अपने लहू से जो बीज बोए थे वह खालसा के रूप में जल्द ही उगाए थे। खालसा सृजना के बाद शहादतों का एक लंबा दौर चला था। मुगल सत्ता को ध्वस्त करते हुए सिखों ने खैबर दर्रे तक अपना राज्य स्थापित किया था। 800 वर्षों की मुगलिया सत्ता को समाप्त करते हुए महाराजा रणजीत सिंह आजाद भारत के पहले शासक बने थे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीएम पीएम बनने से पहले पंजाब भाजपा के प्रभारी थे। प्रभारी रहते हुए उनका पंजाब से गहरा नाता रहा। पंजाब घूमते हुए उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की भूमि के चप्पे चप्पे में गुरुओं का गहरा असर है। गुरुद्वारों में माथा टेकते उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि कर्मठता, राष्ट्रभक्ति, वीरता और पराक्रम में रची बसी सिख कौम के हृदय में सेवा ही धर्म के रूप में विराजमान है। इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद जब जब वे लाल किले के प्राचीर से सामने देखते थे तो उन्हें एक तरफ औरंगजेब की क्रूरता और दूसरी तरफ सौम्य मुस्कान वाली गुरु तेग बहादुर जी की तस्वीर उनके जेहन में उभर आती थी। मोदी जी बहुत स्पष्टता से देख सके कि एक तरफ एक बादशाह है जो गुमनामी के अंधेरे में डूब गया है और दूसरी तरफ हवा में तैरते शब्द कीर्तन के साथ साथ हर समय अरदास में झुके हजारों शीश को आशीर्वाद देता गुरुद्वारा शीशगंज गुरु तेग बहादुर जी की अमर गाथा सुना रहा है। और फिर मोदी जी को वह अवसर भी मिला। गुरु तेग बहादुर साहब के 400 साला प्रकाश पर्व पर पूरे राष्ट्र की ओर से श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम निवेदन किया। आइए उनके प्रणाम निवेदन को लाल किले के प्राचीर से एक बार फिर से सुने। गुरु तेग बहादुर जी का ऐसा अद्भुत
आध्यात्मिक व्यक्तित्व था, वो ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। साथियों, यहां लाल किले के पास, यहीं पर गुरु तेग बहादुर जी के अमर बलिदान का प्रतीक गुरुद्वारा शीशगंज साहब भी है। ये पवित्र गुरुद्वारा हमें याद दिलाता है कि हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कितना बड़ा था। उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी। धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्मशोध का विषय मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी थी। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद दी चादर बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए।